डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये सीरीज नंबर 4 है, फोर्थ वीडियो है, जहां पर मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार आपके एग्जाम में किसी ना किसी तरह से पूछे गए हैं। पिछले 3 वीडियो में आपको 10-10 करके 30 क्वेश्चन बता चुका हूं और आज उसी क्रम में आपका चौथा वीडियो है कि 10 क्वेश्चन और तो हो जाएंगे 40 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को तैयार करिए ना, देखिए गारंटेड है इन क्वेश्चंस के बाहर कोई क्वेश्चन आते ही नहीं है और जो भी कुछ बचे कुछ क्वेश्चन है वो भी कुछ आने वाले वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको ऐसे 10 क्वेश्चन, हाँ आज की इस क्लास के में इस वीडियो में मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चन रखे हैं जो आपके एग्जाम में, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड में है, आप देखेंगे कि इन बोर्ड में लगातार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या है वो क्वेश्चन, चलिए पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मांग की कीमत लोच से क्या समझते हैं, इसे कैसे मापा जाता है। मांग की कीमत लोच, देखिए मांग की कीमत लोच का मतलब किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन का आनुपातिक संबंध होता है। और मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए बेसिकली 3 मेथड, क्योंकि यहाँ पर पूछा नहीं गया कितने मेथड बताना है, यू कैन से डैट 2 मेथड होते हैं, प्रतिशत विधि और कुल व्यय विधि। अब इन दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिशत विधि की। प्रतिशत या अनुपातिक विधि जिसका प्रतिपादन किया प्रोफेसर फ्लेक्स ने, जहां पर कहा कि मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है। जिसके लिए हम 2 फार्मूला यूज कर सकते हैं। नंबर 1, मांग की कीमत लोच बराबर वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। वहीं पर एक दूसरा फार्मूला यूज किया जा सकता है, दैट इज ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी बाई क्यू। फार्मूला जरूर लिखिएगा जब भी आप किसी भी चीज के गणना करने की विधि के बारे में बताए तो। वहीं पर दूसरा विधि होता है कुल व्यय रीति, जिसका प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया। प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर जब हम जितनी मात्रा का, जितने धन का व्यय करते हैं तो व्यय करने के आधार पर वस्तु की मांग की लोच ज्ञात किया जा सकता है। इस स्थिति में यह ज्ञात किया जाता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की कुल व्यय में कितना परिवर्तन और किस दिशा में होता है। तो जब इस प्रकार की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले कुल व्यय ज्ञात किया जाता है कि वस्तु की कीमत के आधार पर उसकी कितनी वस्तु की मांग की जाती है, तो वस्तु की कीमत मल्टीप्लाई बाय वस्तु की मांग, तो इससे निकल के आता है कुल व्यय। अब देखिए कुल व्यय में अगर परिवर्तन होता है तो इससे लोच का पता चलता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की लोच का पता चलता है। वैसे लोच की 5 श्रेणियाँ हैं, लेकिन व्यय विधि में केवल 3 श्रेणियों का पता चलता है। इकाई के बराबर लोच, इकाई से अधिक लोच और इकाई से कम लोच। इकाई के बराबर लोच तब होता है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु पे किए गए व्यय में जब कोई भी परिवर्तन ना हो, जब कोई परिवर्तन ना हो उस तब होता है। ठीक है, मान लीजिए वस्तु की कीमत पहले 3 थी, मांगी जा रही 6 यूनिट, हो रहा था 18 रुपये व्यय। अब वस्तु की कीमत बढ़ के होगी 6 रुपये और वस्तु की मांग घट के होगी 3 रुपये, तब भी 18 रुपये व्यय कर रहे हैं। जब व्यय ना घटे, वस्तु की कीमत के बढ़ने या घटने से जब व्यय पर कोई असर नहीं पड़ता है तो उस वक्त वस्तु की मांग लोच 1 के बराबर होती, इकाई लोच कहती है। लेकिन इकाई से अधिक लोचदार मांग, जब हम कहेंगे वस्तु की कीमत के बढ़ने से, वस्तु की कीमत के बढ़ने से अगर वस्तु पर किया जाने वाला व्यय अगर घट जाए या वस्तु की कीमत के घटने से, कीमत के घटने से अगर वस्तु पर किए जाने वाला व्यय अगर बढ़ जाए तो उस स्थिति में जो लोच होती है वो लोच 1 से ज़्यादा होती है, इसलिए कहते हैं इकाई से अधिक मांग लोच। तीसरी स्थिति इकाई से कम मांग लोच की स्थिति तब होती है जब वस्तु की कीमत के बढ़ने से, वस्तु की कीमत के बढ़ने से उस पर किया जाने वाला व्यय भी बढ़ जाए या वस्तु की कीमत के घटने से उस पर किया जाने वाला व्यय भी घट जाए, तो उस स्थिति को इकाई से कम मांग लोच कहते हैं। तो 3 स्थितियां होती हैं व्यय विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल आय, कुल औसत आय और सीमांत आय की अवधारणा को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। कुल आय क्या होता है, किसी भी फर्म द्वारा वस्तु की जितनी भी मात्रा बेचने से प्राप्त आय, यानी कि जितनी भी मात्रा है सभी मात्राओं की सभी इकाइयां बेचने से उसको प्राप्त होने वाली आयों का योग होता है कुल आगम या कुल आय। डुले ने कहा कुल आगम एक फर्म द्वारा प्राप्त बिक्री की प्राप्तियों आगम का जोड़ होता है, जिसकी गणना कीजिए कितनी इकाइयाँ बेची
और उसकी प्रति इकाई कीमत कितनी थी, मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज क्यू एक्स मल्टीप्लाई पी एक्स इक्वल टू कुल आगम। जबकि सीमांत आगम क्या कहता है, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त होने वाली आगम को सीमांत आगम कहते हैं। फर्गुसन ने एक्सप्लेन किया है, एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई के अधिक बेचने या कम बेचने से कुल इकाई आगम में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। और औसत आगम का मतलब होता है कि कुल आगम को बिक्री की गई इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त आगम को औसत आगम कहते हैं। और औसत आगम को ही कीमत प्रति इकाई के नाम से जाना जाता है। कीमत प्रति इकाई की वस्तु की कीमत ही औसत आगम होती है। और औसत आगम की गणना के लिए कुल आगम को बिक्री की इकाइयों से भाग दिया जाता है। अगर संबंधों की बात करते हैं कि औसत आगम और सीमांत आगम दोनों ही कुल आगम पर डिपेंड करते हैं। अगर कुल आगम हमें प्राप्त, कुल आगम कैसे आता है, बिक्री की इकाइयाँ मल्टीप्लाई बाय वस्तु की प्रति इकाई कीमत। तो कुल आगम हमें मिल गया 60-60-60। अगर हमें औसत आगम निकालना हो तो कुल आगम को बिक्री की इकाइयों से भाग करेंगे तो कुल औसत आगम की प्राप्ति होगी। और वहीं पर अगर हमें सीमांत आगम निकालना हो तो कुल आगम यानी कि TRN-1 कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जब कुल आगम की ग्राफ बनाएंगे ऊपर की बढ़ता है फिर घट के नीचे, अगर सीमांत आगम बनाएंगे तो एक ऐसी स्थिति जहाँ कुल आगम सबसे ज़्यादा है उसी टाइम जो सीमांत आगम है नीचे की गिरता होता है और औसत आगम कुछ इस तरह से होता है। ये है AR, MR और ये होता है TR। आपको ग्राफ जरूर बनाना था। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ग्राफ बन सकता है तो ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने पर आपको एग्जामिनर जो मार्क्स देगा वो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट में आके देगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पाधिकार का आशय स्पष्ट कीजिए था। अल्पाधिकार की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति है जहां पर किसी वस्तु के बाजार पर थोड़े से विक्रेता होते हैं और संपूर्ण बाजार पे उनका थोड़ा थोड़ा अधिकार होता है, अल्प अधिकार होता है, इसलिए अल्पाधिकार की स्थिति कहते हैं। ये अपूर्ण प्रतियोगिता का रूप होता है जिसमें उद्योग या समूह में केवल कुछ ही फर्में होती हैं, यानी कि थोड़ी सी फर्में होती हैं और सभी फर्में बाजार के कुछ थोड़े थोड़े हिस्से पर अपना जो है स्वामित्व रखती हैं और सब लोग अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए आपस में ही जीतोड़ प्रतियोगिता करते हैं। ऐसे में अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं तो भारत में अगर इसके उदाहरण की बात करते हैं सबसे बड़ा है संचार कंपनियों की, दूर संचार कंपनियों में हमें पता है भारत में दूरसंचार कंपनियां बहुत ही कम है। अगर आज के टाइम बात करते हैं तो एक है जियो, एक है आपका एयरटेल, एक है आपका वोडाफोन, एक है आपका BSNL और एक है MTNL जो केवल बड़े शहरों में मिलता है, छोटे शहरों। इसका मतलब होता है पूरे संचार कंपनी, संचार की व्यवस्था पर इन 4 कंपनियों का कब्जा है, इसलिए इसको अल्पाधिकार कहते हैं। और ये चारों कंपनी कहीं ना कहीं, जहाँ पर BSNL एक गवर्नमेंट कंपनी है उसको छोड़ दें तो ये तीनों कंपनी किसी न किसी पूरे मार्केट पर कब्जा जमाने के लिए एक तरह होड़ मची रहती है। तो इस स्थिति को अल्पाधिकार कहते हैं। जब अल्पाधिकार की विशेषताओं की बात करते हैं इस स्थिति में सबसे पहली विशेषता है विक्रेताओं की संख्या कम होती है। आपको क्या करना है, इन सभी के बारे में 2-2 लाइन एक्सप्लेन करके भी लिखना है, मैंने केवल हेडिंग दे रखा है। इस बाजार में वस्तु की कीमत व उत्पादन का निर्धारण विक्रेताओं के बीच पारस्परिक निर्भरता के आधार पर होता है। बेसिकली ऐसे में वस्तु कीमत का निर्धारण क्या करता है, जो पूरे हेड होता है ग्रुप का, जो सबसे बड़ा जो फर्म होता है उसके आधार पर होता है। विभिन्न फर्मों के उत्पादों के लिए ऊंची मांग की आड़ी लोच होती है। विज्ञापन और विक्रय लागत बहुत अधिक होती है क्योंकि हर किसी को बाजार के हिस्से पे कब्जा करना होता है, तो सब लोग विक्रय के लिए विज्ञापन का, प्रमोशन का सहारा लेते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े फिल्म स्टारों से या फिर इन्फ्लुएंसर से या फिर सेलिब्रिटी से क्या करवाए जाते हैं, विज्ञापन करवाए जाते हैं। ठीक है, प्रतिद्वंदियों के बीच निरंतर संघर्ष होता रहता है, हर कोई अपने आप को आगे रखना चाहता है, तो उन सब के बीच में कहीं ना कोई एक ऐसी कंपटीशन हो जाती है जो नेगेटिव इम्पैक्ट में भी आती है और कहीं ना कहीं इससे जो उपभोक्ता है उनको भी नुकसान होने लगता है इस बाजार से। निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपका थ्योरी पूछा जाएगा, तो बीच बीच में न्यूमेरिकल भी ट्राई करते रहना पड़ेगा। राष्ट्रीय आय से रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना करनी है और हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास है निजी आय, सरकारी प्रशासनिक विभागों से वर्तमान हस्तांतरण, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, शेष विश्व से वर्तमान हस्तांतरण, सरकारी प्रशासनिक विभागों की संपत्ति उद्यम वृद्धि से अर्जित आय और सरकारी विभागों की परिचालन अधिशेष।
तो ऐसे में जो न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल की तैयारी करना है आपको ताकि कैलकुलेट कर सके। अगर हमें यहाँ से राष्ट्रीय आय की गणना करनी है, किसकी गणना करनी है, राष्ट्रीय आय, तो देखना है हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दे रखा है निजी आय। तो निजी आय में सबसे पहले बात तो है निजी आय केवल प्राइवेट इनकम होती है, इसमें सरकारी विभागों से प्राप्त होने वाली आयों को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। राष्ट्रीय आय में हमें क्या करना है, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, सरकारी प्रशासनिक विभागों से वर्तमान हस्तांतरण, शेष विश्व से वर्तमान हस्तांतरण को माइनस कर देना है। सरकारी प्रशासनिक विभागों से संपत्ति उद्यम से प्राप्त अर्जित आय, ये 16 रुपये सरकारी अर्जित आय को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है सरकारी हस्तांतरण, माइनस कर देना है शेष विश्व से प्राप्त हस्तांतरण। ठीक है, और सरकारी विभागों की परिचालन अधिशेष को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो क्या आ गया, निजी आय हो गया 1200, सरकारी विभागों से प्राप्त अर्जित आय कितना हो गया 16, सरकारी प्रशासनिक विभागों से वर्तमान हस्तांतरण कितना हो गया 40, शेष विश्व से वर्तमान हस्तांतरण कितना हो गया 12, और राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज कितना हो गया 40, और लास्ट में एक आइटम और दे रखा है सरकारी विभागों की परिचालन अधिशेष कितना हो गया 8। सबको जोड़ दीजिए 12, 16, 24, यानी कि हो गया ये 1224। 1224 से माइनस कर देंगे 40 और 40 80, 80 और ये हो गया 92। तो माइनस करेंगे कितना हो गया, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 9 गया 3, और इधर बचेगा 11, 1132 आपका अगर आंसर रुपये 1132 करोड़। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं और भी आगे आने वाले वीडियोस में बताता रहूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो सके। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली विविध गुणात्मक विधियों, देखिए केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के लिए 2 प्रकार की विधियां अपनाई जाती, एक होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। पहले क्या था ना, पूरी सारी विधियां एक साथ पूछनी जाती थी, लेकिन आज के टाइम में जब समय बदला है, क्योंकि सीबीएसई क्या करती है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने लगी है। 6 नंबर में भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे, तो बाकी बोर्ड वाले भी उसको लगभग फॉलो करने रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको जो आंसर लिखना है केवल गुणात्मक विधियों के बारे में बताना है, और गुणात्मक विधियों में 4-5 विधियाँ हैं। जब हम गुणात्मक को चयनात्मक विधि भी कहते हैं। सबसे पहले सीमांत आवश्यकताओं या मार्जिन में परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर केंद्रीय बैंक द्वारा जो भी वस्तु, किसी भी वस्तु को गिरवी रखकर जो आप लोन लेते हैं, तो वस्तु का मूल्य और लोन मूल्य के बीच का जो अंतर होता है उसको सीमांत आवश्यकता कहते हैं। तो साख के नियंत्रण करने के लिए कभी सीमांत आवश्यकता को बढ़ाया सकता है, कभी घटाया जाता है। नेक्स्ट, साख की राशनिंग। केंद्रीय बैंक द्वारा साख की राशनिंग 4 प्रकार से की जाती है। विभिन्न बैंकों को दिए जाने वाले ऋण में कमी किया जा सकता है। नेक्स्ट, विभिन्न बैंकों, सर ये बैंकों लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बैंकों है। विभिन्न बैंकों को दी जाने वाली साख का कोटा निश्चित किया जा सकता है। किसी विशेष बैंक को रुपया उधार देने से मना किया जा सकता है, और केंद्रीय बैंक उद्योगों और व्यवसाय को दी जाने वाली साख की सीमा भी निश्चित कर सकती है। इसको यानी कि व्यापारिक बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का क्या करना, कोटा फिक्स कर देना। अलग अलग प्रकार से 4 प्रकार के कोटा होता है, उसको साख की राशनिंग कहते हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष कारोबारी, जब केंद्रीय बैंक के विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश या फिर नियमों को कोई अगर ना माने तो प्रत्यक्ष जो है कार्रवाई की जाती है। प्रत्यक्ष कार्रवाई जो है 2 प्रकार से होती हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक मतलब कोई अच्छा काम कर रहा है उसको प्रोत्साहन देना, उसकी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा देना, या फिर उसको कोई रैंक देना, पुरस्कार देना। लेकिन नकारात्मक में क्या किया जाता है, उसके लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता है, आर्थिक पेनल्टी लगाई जा सकती है, बैंक को बंद कर दिया जा सकता है, और कई प्रकार की दूसरी कार्रवाई की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, समग्र पूर्ति की परंपरावादी विचारधारा की अवधारणा किस विचारधारा की अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, समग्र पूर्ति की परंपरावादी विचारधारा, जिसको शास्त्रीय विचारधारा कहते हैं, और प्रोफेसर कीन्स की विचारधारा को कीन्सियन विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शास्त्रीय और कीन्सियन यानी कि कीन्स की विचारधारा के बीच में सबसे पहला अंतर ये है कि शास्त्रीय सिद्धांत सरकारी सहायता में विश्वास कम करती है। कहते हैं कि अर्थव्यवस्था स्वयं चलती है, अर्थव्यवस्था में जो मांग और पूर्ति वो स्वयं अपने आप हिसाब से काम करती है, बस सरकार का किसी प्रकार के हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए।
जबकि प्रोफेसर कीन्स का विचार था कि अगर मुद्रा स्फीति की स्थिति आती है या फिर मुद्रा अविस्फीति की स्थिति आती है, उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकार की भूमिका अनिवार्य है और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास करना है तो सरकार के द्वारा निवेश, सरकार के द्वारा नियंत्रण का होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं अंतरों की तो 2-4 पॉइंट हैं। शास्त्रीय अर्थशास्त्र एक उदाहरण आपूर्ति और मांग की अवधारणा है। शास्त्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये कहा जाता है किसी वस्तु की पूर्ति उस वस्तु की मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, लेकिन वास्तविक अगर हम देखेंगे वास्तविक दुनिया में आज के समय में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूर्ति ही मांग को उत्पादन कर ले। मांग को बढ़ाने के लिए सरकार को बीच में आना जरूरी है, यानी कि मुक्त बाजार ही शास्त्रीय अर्थशास्त्र की प्रमुख जो है उद्देश्य था। जबकि कीन्सियन मॉडल कहता है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए, खासकर जब अर्थव्यवस्था में अविस्फीति यानी कि मंदी की स्थिति आती है, और सरकार को बीच में निवेश करना चाहिए, आर्थिक सहायता करनी चाहिए। तो कीन्सियन मॉडल और शास्त्रीय मॉडल के बीच में कई सारे पॉइंट्स होते हैं, आपको भी इस हिसाब से थोड़ा और पढ़ के लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय और शुद्ध राष्ट्रीय व्यय योग्य आय में क्या अंतर है। राष्ट्रीय आय किसी भी देश के पॉइंट टू पॉइंट लिखना। देखिए कब 5 नंबर का है, 6 नंबर का है, कम से कम 5 या 6 पॉइंट तो आपको लिखने ही है, ध्यान में रखना है। सबसे पहला अंतर किसका लिखेंगे, अर्थ का। सबसे पहले अर्थ लिखेंगे देश के नागरिकों के द्वारा सभी साधन आयों द्वारा अर्जित आयों के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं, जबकि देश के बाजार कीमत पर उस शुद्ध आय को शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय कहते हैं, जो उस देश के व्यय करने के लिए वास्तव में उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर केवल जो आय किया उसको राष्ट्रीय आय, लेकिन वो आय जो वास्तव में व्यय किया जा सकता है उसको हम शुद्ध राष्ट्रीय व्यय योग्य आय कहते हैं, क्योंकि सभी इनकम को हम नॉर्मली व्यय नहीं कर सकते, कुछ इधर उधर चला जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को शामिल नहीं करते हैं, जबकि शुद्ध राष्ट्रीय व्यय योग्य आय में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय में शेष वित्त शुद्ध साधन आय को शामिल नहीं किया जाता है। चालू हस्तांतरण को राष्ट्रीय आय में कोई भी ट्रांसफर इनकम नहीं होता है, एक पक्षीय, जबकि शुद्ध राष्ट्रीय व्यय आय में शेष वित्त से प्राप्त होने वाला शुद्ध चालू हस्तांतरण को शामिल किया जाता है। यह अर्जित आयों का योग होती हैं जिसे पूरी तरह से व्यय नहीं किया जा सकता है, जबकि यह देश द्वारा वास्तव में व्यय किए जाने वाला आय होती हैं। राष्ट्रीय की गणना लाभ प्लस ब्याज प्लस लगान प्लस वेतन मजदूरी या फिर मिश्रित आयों का योग करके प्लस विदेशी आय विदेशों से प्राप्त होने वाली साधन आयों का योग करके प्राप्त किया जाता है, जबकि शुद्ध राष्ट्रीय व्यय योग्य आय की गणना की जाती है राष्ट्रीय आय में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़कर और शेष विश्व से प्राप्त होने वाले शुद्ध चालू हस्तांतरण को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अधिक मांग की समस्या को आरेख यानी कि चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अधिक मांग या फिर अतिरेक मांग या अधिक मांग या फिर अत्यधिक मांग सब एक ही है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सेस डिमांड। ये अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर अर्थव्यवस्था में जो सामूहिक पूर्ति है उसकी तुलना में सामूहिक मांग अधिक होती है। मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एडी ज़्यादा होता है एएस की तुलना में, ठीक है। अतिरिक्त मांग तक उत्पादन होती है जब सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार स्तर पर सामूहिक पूर्ति से क्या होता है, अधिक होती है। जब इस स्थिति होती है तो ऐसे में जो आवश्यक यानी कि इसको बोलते हैं पूर्ण रोजगार के लिए जो आवश्यक सामूहिक मांग है वो अधिक होती है। तो यूँ कह सकते हैं जो अधिमांग है, अधिमांग बराबर वास्तविक सामूहिक मांग माइनस आवश्यक सामूहिक मांग। ये तो वास्तविक मतलब जितना आवश्यक है और आवश्यक मतलब आवश्यक एडी मतलब होता है ये संतुलन के लिए इतनी आवश्यकता है। जब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मांग होती है तो उस स्थिति को अधिमांग कहते हैं। और किसी भी देश में अधिमांग की स्थिति से उस देश में स्फीतिक अंतराल की स्थिति होती है। क्या बोलते हैं, स्फीतिक अंतराल होता है। और ये वही स्फीतिक अंतराल है जो आगे आने वाले समय में देश में महंगाई को बढ़ाती है। इसको अगर डायग्राम में तो देखिएगा ये जो पॉइंट है एडी ये है आवश्यक सामूहिक मांग और ये जो एस है ये एस किस होता था। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर नॉर्मली एडी इक्वल टू एस होना चाहिए था, तब ही क्या होता है, संतुलित स्थिति होती है और फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। लेकिन एक्चुअल ऐसा ना हो कि जितना होना चाहिए सामूहिक मांग जो है उससे ऊपर हो जाती है, इसको बोलते हैं वास्तविक सामूहिक मांग। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो गैप आता है, क्योंकि पूर्ति तो बढ़ेगी नहीं।
अल्पकाल में पूर्ति बढ़ाना संभव नहीं है, तो ऐसे में इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को ही हम अधिक मांग के नाम से जानते हैं, अतिरिक्त मांग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, मैंने कहा ये ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा। एकाधिकार एवं अल्पाधिकार में अंतर कीजिए। एकाधिकार की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख भी करना है। सबसे पहले अंतर की बात करते हैं। एकाधिकार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, अल्पाधिकार में एक से अधिक विक्रेता होता है। पहला अंतर नंबर 2, एकाधिकार में वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न मौजूद नहीं होता, मतलब वस्तु एक ही होती है, उसकी जैसा मिलता जुलती वस्तु कोई मार्केट में नहीं होती है। जबकि अल्पाधिकार में वस्तु का निकटतम प्रतिस्थापन होता है, क्योंकि जितने विक्रेता होते हैं उसके बाद जो वस्तु होती है सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है। नई फर्मों का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है एकाधिकार में, लेकिन अल्पाधिकार में नई फर्मों का प्रवेश कठिन तो होता है लेकिन प्रतिबंधित नहीं हो सकता। फर्म का कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, जबकि अल्पाधिकार में फर्म का कीमत पर सीमित नियंत्रण होता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे फर्में होती हैं, हर कोई अपनी ज़बरदस्ती अपनी मनमर्जी का काम नहीं कर सकता। बिक्री लागत ना के बराबर होती है कि यहाँ पर विक्रय लागत करने की जरूरत नहीं होती, एक ही विक्रेता है तो विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि अल्पाधिकार में बिक्री लागतें बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विज्ञापन का हद से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। प्रतियोगिता बिल्कुल नहीं होती है, ना के बराबर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही विक्रेता होते हैं, जबकि यहाँ पर कुछ विक्रेता होती हैं और सभी लोग बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए आपस में ही बहुत अधिक गलागाट प्रतियोगिता करते रहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इसके साथ था कि एकाधिकार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एकाधिकार की विशेषताओं की अगर वर्णन करते, जो अंतर मैंने अभी बताया इन सभी अंतरों को हेडिंग वाइज लिखिए। जैसे एकाधिकार में सबसे बड़ी विशेषता है कि एकाधिकार में केवल एक ही विक्रेता होता है, पहला। नंबर 2, एकाधिकार में कीमत विभेद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कीमत विभेद, मतलब एक ही वस्तु को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत पर बेचा जा सकता है। एकाधिकार में नई फर्मों का प्रवेश पूर्ण प्रतिबंधित रहता है, पूर्ण प्रतिबंधित नई फर्मों का रहता है। एकाधिकार में वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है? एकाधिकार स्वयं करता है, ध्यान रखिएगा। तो जो भी अंतर का मैंने पॉइंट बताया उसी पॉइंट को आप उठा के विशेषताओं में लिख दीजिए तो आपका काम बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता के साम्य को उदासीनता वक्र विश्लेषण द्वारा समझाइए। अगर आप बेटा उत्तराखंड बोर्ड के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूं 100% इस साल इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले साल नहीं पूछा गया, 2024 के एग्ज़ाम में नहीं आया था, लेकिन उससे पहले ये एग्ज़ाम में लगातार पूछा जाता। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को इस बार जरूर शामिल किया जा सकता है। तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि एक उपभोक्ता उदासीनता वक्र के द्वारा कब संतुलित होती है। ध्यान रखिए, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होती है जब वो अपनी सीमित आय की सहायता से वस्तुओं को उनकी दी गई कीमतों पर खरीदकर अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करे। और एक उपभोक्ता के अधिकतम संतुष्टि को अगर उदासीनता वक्र के द्वारा व्यक्त करे तो उदासीनता वक्र जितना ऊपर की ओर बनेगा संतुष्टि का स्तर उतना ज़्यादा होता है। और उपभोक्ता हमेशा किसी वस्तु खरीदने के लिए सबसे पहले वस्तु की कीमत रेखा बनाता है। तो कीमत रेखा और उदासीनता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति को दर्शाया जाता है। और इस स्थिति को दर्शाने के लिए दो प्रमुख शर्तें होती हैं। पहली शर्त, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। मतलब अगर ये हमने बनाया कीमत रेखा और उस कीमत रेखा पर उदासीनता वक्र जो बने, एक ऐसा वक्र जहां पर कीमत रेखा को टच करेगा, जिस बिंदु को वो टच करेगा उसी बिंदु को हम बोलेंगे उपभोक्ता का संतुलन। क्योंकि यहाँ पर वो अपनी वस्तु की जो कीमत रेखा बनाया है, जो बजट बनाया है, जितना वो कीमत पर बस व्यय करने के लिए तैयार होता है वो, और जब उसको संतुष्टि का स्तर दोनों बराबर हो जाते हैं तो वहीं पर उपभोक्ता संतुलन होता है। लेकिन दूसरी स्थिति का भी होना जरूरी है कि स्थायी संतुलन बिंदु बने रहना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना। ये तभी होगा जब वस्तु की जो उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता चला जाएगा। मतलब अगर उदासीनता वक्र नीचे की ओर घटता हुआ हो, ठीक है, तो इसमें परिवर्तन की आशंका बनी रहती है। लेकिन एक ऐसी स्थिति जो नीचे की ओर कभी दोबारा नहीं आएगा, वापस ऊपर की ओर चढ़ता चला, वो स्थिति। तो ये दोनों स्थिति का यहाँ पर परिपूर्ण होना जरूरी है, तब जाके एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को बताता है।
तो ये रहे आपके आज के टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में गारंटेड है, मेरी आने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा है। तो ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को एक अच्छे से नोटबुक में लिख के तैयार कर लीजिए। आंसर आपके सामने है, अगर आपको समझ में नहीं आता है आंसर्स तो मुझे जरूर बताइएगा। पीडीएफ चाहिए इन आंसर का, पीडीएफ के लिए आपको theeconomicguru.com पे जाइए, वो बना बनाया लिखा लिखाया सब मिल जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैसे लिखेंगे सर, दिखाई नहीं दे रहा है। तो पीडीएफ आप theeconomicguru.com पे जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको किसी तरह का कोई भी डाउट होता है, मन में समस्या उत्पन्न हो रही है, तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसा चाहे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के थैंक यू एंड बाय।